राजेश अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी के लिए फॉर्म डालता है। बहुत मेहनत करने के बाद उसको जो नौकरी के लिए 3 पड़ाव होते हैं, पहले फॉर्म भरना, फिर उस का एग्ज़ाम देना और फिर एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद लास्ट जो पड़ाव होता है इंटरव्यू फेस करके इस नौकरी को प्राप्त करना। राजेश यहाँ पढ़ाई लिखाई करके एग्ज़ाम क्लियर करके लास्ट इंटरव्यू के लिए चुना जाता है, जहाँ उसकी नौकरी फाइनल होनी थी। अब राजेश अपनी पूरी तैयारी के साथ इस इंटरव्यू में पहुँच जाता है। जैसे ही वह ऑफिस के दरवाजे को नॉक करता है, अंदर झाँक के देखता है तो वहाँ चेयर पे 2 सर और एक मैडम बैठी थी। मैडम थोड़ी जान पहचान की थी। राजेश की नज़र जैसी मैडम पे पड़ती है तो राजेश थोड़ा सा सहम जाते हैं, थोड़ा सा डर जाते हैं। थोड़ी देर रुकने के बाद वह गहरी सांस लेते हैं, अपने आप को समझाते हैं कि मैंने इस नौकरी को पाने के लिए दिन रात एक किया है, बहुत कड़ी मेहनत की है। मुझे कैसे भी करके ये इंटरव्यू निकालना है और इस नौकरी को पाना है। तब राजेश अंदर जाते हैं हिम्मत जुटाकर और वहीं इंटरव्यू की जो चेयर पड़ी होती है, सर के इशारे से राजेश उस पर बैठकर अपना इंटरव्यू शुरू करते हैं। अपना परिचय देते हैं, अपनी हॉबी वगैरह जो भी वहाँ के क्वेश्चन होते हैं, 90% क्वेश्चन के सही आंसर वो दे देते हैं। इससे ये तो तय हो जाता है कि इस बार राजेश की नौकरी फाइनल हो जाएगी। इंटरव्यू ख़त्म करने के बाद राजेश जैसे ही रूम से बाहर निकलकर अपने घर की तरफ जाने के लिए कदम बढ़ाते हैं, पीछे से जो टीचर इंटरव्यू रूम में बैठी हुई थी वो उठकर आती है और आवाज़ देती है, राजेश, क्या तुम्हारे पास थोड़ा सा समय है? मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। तब राजेश मुस्कुराते हुए कहता है, क्यों नहीं, मेरे पास समय ही समय है, आप कहिए आपको क्या बात करनी है। तब इन दोनों के बीच कुछ बात होती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम तुलसी है। आज हम एक हस्बैंड वाइफ जो कि 5 साल उनकी तलाक को हो चुका था और ये एक इंटरव्यू के दरमियान यहाँ मिलते हैं। तो किन परिस्थितियों में इनका तलाक हुआ था, आइए इसके बारे में हम पूरी कहानी जानते हैं। ये उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद में रहने वाले एक परिवार की राजेश वर्मा हैं, इनकी कहानी है। ये अपने माता पिता की इकलौती संतान है और इनके जो पिता हैं वह रिटायर ऑफिसर थे, जिनकी पेंशन अच्छी खासी थी। राजेश सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे, अभी कोई काम उन्होंने नहीं किया था, इसीलिए उनके यहाँ रिश्ते भी नहीं आ रहे थे। लेकिन राजेश के जो पिता हैं वह एक सरकारी ऑफिसर रहे थे और रिटायरमेंट उनका अभी हाल 6 महीने के अंदर ही हुआ था, इसीलिए उनको अच्छी खासी पेंशन भी मिल रही थी, जिससे घर का गुजर बसर और उनको जो भी पीएफ वगैरह के पैसे मिले थे, उनके ब्याज वगैरह से भी अच्छी खासी उनके घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। लेकिन राजेश का यही था कि वह एक नौकरी करे और उसके बाद शादी करे। लेकिन जो उनके पिता थे वो चाहते थे कि घर में जल्दी से जल्दी एक बहू आ जाए और हमारा घर कंप्लीट हो जाए। नौकरी लगना ये तो आगे जाके हो ही जाएगा। तो राजेश के जो पिता हैं उनका एक दोस्त जहाँ वो नौकरी करते थे, वहीं उन एक लड़की के पिता भी नौकरी करते थे, जहाँ इनकी दोस्ती हो गई थी। राजेश के पिता ने निधि के पिता से कहा कि मैं आपकी बेटी की शादी अपने बेटे से कराना चाहता हूँ, क्यों ना हम अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दें। इनके जो दोस्त थे पैसों में भी पद पोजीशन में इनकी एक निधि और एक मनीष नाम के बेटा था, जो कि एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर के बतौर पद पर था, जो काम करता था। इनके घर की पोजीशन अच्छी थी और ये जो निधि हैं ये शान शौकत और पैसे उड़ाने वाली लड़की हैं। ये भी नौकरी की तैयारी कर रही थी, साथ साथ एक अपना रंगीन मिजाज भी रखती थी, आज़ादी से जीना, घूमना फिरना, अपनी पसंद के कपड़े पहनना, और इनका जो व्यवहार था वो एक अमीर शहजादियों के जैसा था। पिता के बहुत समझाने के बाद वह राजेश के साथ शादी करने तैयार हो गई। राजेश की और निधि की शादी हो जाती है और दहेज में बहुत सारा कैश और आधुनिक सामान जो होता है वो सब कुछ दे दिया जाता है। राजेश और निधि की आराम से ज़िंदगी चलने लगती है। निधि जो होती है वह राजेश को निकम्मा और बेरोज़गार कहकर ताने मारती है और कहती है कि अगर तुम कुछ काम धंधा नहीं करोगे तो फिर हमारा आगे का जीवन कैसे आसानी से गुजरेगा।
मुझे तो राजकुमारियों जैसे रहने की आदत है। मैं तुम्हारे घर में ये झाड़ू पोछा बर्तन, तुम्हारे बूढ़े माँ बाप की सेवा ये सब करने नहीं आई हूँ। मैं अपने शान और शौकत से रहने के लिए अपने घर से अपना सामान और पैसा सब कुछ लेके आई हूँ। लेकिन ये सब कितने दिन चलेगा? तुम्हें कोई ना कोई नौकरी तो करनी ही पड़ेगी। तब राजेश कहता है कि मैं तैयारी कर रहा हूँ, आज नहीं कल नौकरी मिल जाएगी। धीरे धीरे वक्त गुजरता जाता है और जो निधि होती है वो घर संभालने में इंटरेस्टेड नहीं होती है। वो बच्चे भी नहीं करती है क्योंकि वो चाहती है कि जब तक राजेश की कोई नौकरी नहीं लग जाती तब तक वो बच्चे भी नहीं करेगी और घर में नौकर चाकर होने चाहिए। लेकिन पिता की पेंशन से ही अभी घर चल रहा था, इसलिए नौकर चाकर भी नहीं रख सकते थे। राजेश समझाता था, तुम देखो अभी इस वक्त को जैसे तैसे धीरे से निकाल लो, आगे जाके सब ठीक हो जाएगा। लेकिन निधि को ये सब मंजूर नहीं था। वह हमेशा अपनी माँ से फ़ोन पे बातें करती रहती थी और माँ उनको जैसे जैसे डायरेक्शन और शब्द बताती थी वह वैसे वैसे ही अपने ससुराल में उन शब्दों का, उन व्यवहार का इस्तेमाल करती थी, जिससे घर में धीरे धीरे कलेश होने लगे। माता पिता की जो तबीयत है वो धीरे धीरे ख़राब होने लगी। निधि इन पर कोई ध्यान नहीं देती थी, जिसको लेकर राजेश टेंशन में रहता था। धीरे धीरे ये मामला बढ़ते बढ़ते 1-2 साल में इतना बढ़ गया कि निधि तलाक की बात करने लगी। राजेश के बहुत समझाने पर भी निधि नहीं मानी और इनका तलाक हो जाता है। निधि अपने घर चली जाती है और राजेश अपनी पढ़ाई में दिन रात एक करने में जुट जाता है। और ऐसा करते करते राजेश अपना एग्ज़ाम क्लियर करता है और इंटरव्यू के लिए उसके घर एक लेटर आ जाता है जिसमें उसका सिलेक्शन होना होता है। जॉइनिंग लेटर आता है, लेकिन उससे पहले उसे इंटरव्यू देना होता है। इंटरव्यू के लिए जब वह ऑफिस पहुंचता है तब निधि भी उस ऑफिस में इंटरव्यूअर के रूप में मौजूद थी और यहाँ राजेश अपना इंटरव्यू क्लियर करता है। निधि को यह एहसास हो जाता है कि अब राजेश की नौकरी लग ही जाएगी। 5 साल के बाद राजेश और निधि इस इंटरव्यू कक्ष में मिलते हैं और इसके बाद राजेश तो अपनी गली ही जा रहा था। उसे निधि से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन निधि के व्यवहार की वजह से उसे लग रहा था कहीं मैं इस इंटरव्यू में रिजेक्ट ना कर हो जाऊं और मेरी नौकरी ना छिल जाए। लेकिन निधि के मिजाज तो कुछ बदले हुए थे। वह राजेश के पास जाती है और ये दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ बैठते हैं और निधि राजेश का हाथ थामकर रोने लगती है। तब राजेश कहते हैं कि क्या बात है, तुम हमेशा गर्जना में राजकुमारियों की तरह ऐसी रहती हो और आज तुम्हें मैं ऐसा रोता और मायूस और निराश सा देख रहा हूँ। ये सब कैरेक्टर तुम पर सूट नहीं होते हैं, क्या बात है? तब निधि बताती है कि तुमसे तलाक जो मेरा जिन परिस्थितियों में हुआ था उनमें मेरी माँ भी शामिल थी। अपनी माँ की बातों में आकर मैं तुम्हारे प्यार को समझ नहीं पाई और तुमसे अलग हो गई। इसके बाद मैंने कई प्राइवेट जॉब भी की और जीवन यापन करने की कोशिश की, लेकिन 2 साल पहले ही मेरी माँ का देहांत हो गया। मेरे पिता कुछ खास मुझ पे ध्यान नहीं देते। मेरी भाई की भी शादी हो गई है और वो भैया भाभी अपनी ज़िंदगी में खुश हैं। जब मैं उन दोनों को साथ देखती हूँ, घूमते फिरते सब तरीके से उनको एंजॉय करते देखती हूँ, तो मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। राजेश ने कहा, हमारी तो तलाक हो चुकी है 5 साल पहले ही और तुम आज़ाद हो। तुमने दूसरी शादी के बारे में नहीं सोचा, तुम्हारी कैटेगरी की। तब वो कहती है, मैं पहले से ही बहुत शर्मिंदा हूँ और शर्मिंदा मत करो। मैं तुमसे ही छूटने के बाद मुझे तुम्हारी कमी खली और तुम्हारी अच्छाइयों की याद आई और आज जब तुम मुझे 5 साल के बाद मिले तब मुझे अपनी गलती का बहुत पहले से ही पछतावा था। लेकिन अब मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। मैं अपने जीवन को तुम्हारे साथ फिर से शुरू करना चाहती हूँ। क्या तुम इस लायक मुझे समझते हो? मेरी गलतियों को माफ़ कर सकते हो? राजेश कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कोई इतना बड़ा इंसान नहीं हूँ कि मैं तुम्हें माफ़ी दे सकूँ। लेकिन एक बात है, तुम्हें एहसास है अपनी गलतियों का, तो हो सकता है आगे से तुम वो गलतियाँ ना दोहराओ जो हमारी तलाक की वजह बनी थी। मैं इस बारे में बातचीत करूँगा और हमारा रिश्ता अगर संभव होगा तो जुड़ जाएगा और हम प्यार से फिर से रह सकेंगे।
तो राजेश और निधि की फिर से शादी हुई और दोनों प्यार से रहे। उनकी संतान भी हुई, राजेश को नौकरी भी मिली और निधि भी अपना प्राइवेट कुछ काम करती रही और इस तरीके से उनका परिवार पूरा हुआ, सुखी से चला। कहते हैं कि जीवन में पति पत्नी के रिश्तों में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, इसके लिए हमें कोई ऐसा डिसीजन नहीं लेना चाहिए जिससे हमें आगे जाके पछतावा हो। लेकिन हमें रिश्तों में अगर कोई दूसरा पार्टनर फिर से इस रिश्ते को नई जान देने, नई पहचान देने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, वो अपनी गलतियों पे पछता रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में हमें उसको एक और मौका देना चाहिए और हमारे रिश्ते को फिर से जान देनी चाहिए। कहानी अच्छी लगती है तो शेयर कर दीजिए ताकि और लोग जो इस प्रकार की सिचुएशन से जूझ रहे हैं उनको कुछ प्रेरणा मिल सके और वह अपने रिश्ते को फिर से एक परिवार में बदल कर अपनी खुशी से जीवन जी सकें। खुश रहिए, आबाद रहिए। जय हिंद, जय भारत।